हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भूमि के सामान्य उपयोग। देखिए, भूमि का अगर देखें तो सामान्य उपयोग क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भूमि के सामान्य उपयोग क्या है। कहते हैं भूमि किसी भी देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि भूमि किसी भी देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन में से एक माना जा सकता है। भूमि संसाधन स्थायी एवं सीमित होते हैं और बढ़ती आबादी के अनुरूप इस संसाधन की वृद्धि नहीं की जा सकती है। अंततः भूमि के उपयोग में सावधानी एवं युक्त संगत कौशल प्रणाली की जरूरत है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर है। कहते हैं ये प्रतिशत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर में ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। और भारत में प्रमुख भूमि उपयोग इस प्रकार है, जो कि हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो हमारे समक्ष यही आता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कहते हैं वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र जिन पर जो है फसल उगाए जाते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र जिन पर फसल उगाए जाते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जिनमें फसल एक से अधिक बार उगाए जाते हैं सकल जोत भूमि कहलाते हैं। तो आप दोनों का मतलब समझ गए होंगे कि जो यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है और जो है सकल जोत भूमि क्या होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है क्वेश्चन था। कहते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का अनुपातिक प्रतिशत जो है राष्ट्रीय अनुपात से काफ़ी ऊंचा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है अनुपातिक प्रतिशत जो है राष्ट्रीय अनुपात से काफ़ी अधिक है। और ठीक इस अनुपात का राष्ट्रीय औसत अनुपात से काफ़ी ऊंचा भी है। और इसके विपरीत जो है हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अनुपातिक प्रतिशत जो है अनुपात के आधे से भी कम है। तो आप समझ सकते हो कि जो ऊपर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की बात बताई गई है, तो वहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है काफ़ी अधिक है। लेकिन अगर हम मेन चीज़ देखें यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र की जो अनुपात है बहुत ही कम है। और ये सभी राज्य जो है भौतिक विषमताएं जैसे पहाड़ी असंकृतियों के कारण ऊंची नीची भूमि भी है। कहते हैं इन नीची भूमि और सपाट भूमि और जो उर्वरक युक्त जो मिट्टी की सीमितता से पीड़ित भी हैं, जो उपज के लिए अनुपयोगी हैं। इससे स्पष्ट है कि भू आकृतिक कारकों का जो है राज्यवार शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा शुद्ध उपज क्षेत्र के बीच के अनुपातिक वितरण में विभिन्नता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात आता है वन। देखिए वन जो है वन अनाच्छादित क्षेत्र भारत में करीब जो है 680 लाख हेक्टेयर या देश के कुल क्षेत्रफल का देखा जाए तो 22% क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और यह क्षेत्र जो है 1951 में 400 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2000 में जो है 680 लाख हेक्टेयर हो गया। तो देखा जाए तो ये बढ़ता ही चला गया। इसका अर्थ है कि वन को जो है काफ़ी अमाउंट में जो है नष्ट किया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वन का जो है विनाश इन्हीं कारणों से सुनिश्चित हुई है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए जो है वांछित क्षेत्र का कम से कम देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर होना आवश्यक है। लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ 22% ही रह गया। तो इसका मतलब है कि वनों का जो है बहुत ही विनाश किया गया है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही प्राकृतिक जो है अनुसरण की आवश्यकता है। कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर तथा त्रिपुरा राज्य में वन क्षेत्र का अनुपात अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है काफ़ी बरसाती वाले क्षेत्र आते हैं और इन क्षेत्रों में जो है कृषि करना संभव नहीं है। इसलिए वनों का जो है यहाँ पर काफ़ी अनुपात में जो है वृद्धि हुई है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि किस प्रकार है। इस समूह के अंतर्गत ऐसी भूमि जहाँ बस्तियाँ, सड़क के खदानें और खुली खदानों तथा बंजर पथरीली भूमि शामिल होते हैं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि कहलाती हैं। क्योंकि ये भूमि में जो है सड़कें, खदानें, खुली जो है खदानें और बंजर पथरीली भाग होगी तो इसमें कृषि करना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार राजस्थान रेतीली पड़ती भूमि, कच्छ, गुजरात की दलदली भूमि और उत्तर पूर्वी एवं उत्तरी पर्वतीय भाग की उबड़ खाबड़ पथरीली तथा कटाव युक्त भूमि जो है बंजर भूमि के कुछ
उदाहरण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है ऐसी भूमि पाई जाती है, और उत्तरी पर्वतीय भाग में उबड़ खाबड़ और पथरीली कटाव और युक्त बंजर भूमि की बहुत ही उदाहरण आप देख सकते हो। कहते हैं देश के क्षेत्रफल का करीब जो है 13% भूभाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश के क्षेत्रफल का करीब 13% भूभाग जो है इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं नागालैंड, मणिपुर तथा असम राज्यों में इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत अन्य राज्यों से अधिक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इन क्षेत्रों में जो है अधिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है और ये ज़रूरी भी है। उसके पश्चात आता है प्रतिभूमि। देखिए प्रतिभूमि भी कई मायने में महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जब भूमि को प्राकृतिक तरीके से पुण्य उर्वर शक्ति प्राप्त करने हेतु खाली छोड़ दिया जाता है तो उसे प्रतिभूमि कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भूमि के प्राकृतिक तरीकों से पुण्य उर्वर शक्ति प्राप्त करने हेतु खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं की जाती है तो ये जो है प्रतिभूमि कहलाती है। कहते हैं पुण्य उपयोगी के आधार पर इस प्रकार की भूमि के दो वर्गों में चालू तथा प्रति में बांटा जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी पुण्य उपयोगिता के आधार पर इस प्रकार की भूमि को दो वर्गों में बांटा जाने का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में जिस भूमि पर कोई फसल न उगाए जाएं उसे चालू प्रतिभूमि कहते हैं। यानी चालू वर्ष में जिस भूमि पर कोई फसल न उगाया जाए उसे चालू प्रतिभूमि कहते हैं। और ऐसी प्रतिभूमि जिस पर 1 या 2-3 वर्ष तक जो है परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं कोई फसल नहीं उगाई जाती रही हो उसे पुरानी प्रतिभूमि कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं यह अनेकों छोटे और सीमित काश्तकारों की जो है शून्य निवेश क्षमता होती है। कहते हैं अविकसित तकनीकी और जागरूकता की कमी और भूमि के जो है उपजाऊपन में कमी और वर्षा की कमी, सिंचाई व्यवस्था का न होना इत्यादि कारण भी होते हैं इसके कारण। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कोई भी अगर देखा जाए तो इसमें न्यूनतम निवेश क्षमता, अविकसित जो है तकनीक, जागरूकता की कमी, भूमि के उपजाऊपन की कमी, वर्षा की कमी, सिंचाई व्यवस्था का न होना, ये सब कारण इसके बनते हैं। कहते हैं कृषि योग्य भूमि का जो है 7.5% प्रतिभूमि के रूप में पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान जैसे राज्यों में प्रतिभूमि का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। और यह ध्यान देने की बात है कि पुरानी प्रतिभूमि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पुरानी प्रतिभूमि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से यह भूमि का महत्वपूर्ण बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। उसके पश्चात आता है कृषि योग्य प्रति व्यर्थ भूमि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि योग्य जो है परंतु व्यर्थ भूमि, इस प्रकार की भूमि में पहले फसल उगाई जाती रही है परंतु पिछले 5 वर्षों से भूमि के जो है समस्त ग्रस्त होने जैसे मृदा में जो क्षारीय तत्व तथा लवणों की मात्रा में वृद्धि से फसलें जो है नहीं उगाई जाती है। और इस प्रकार की व्यर्थ भूमि को उत्तरी भारत के कुछ भागों में रेय, भूर और उसर और कोला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं मेघालय, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत कुल कृषि योग्य भूमि से सबसे अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि का भी यहाँ पर प्रावधान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अस्थायी, गोचर एवं चरगाह की भूमि। कहते हैं भारत में पशुधन की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, जबकि कुल क्षेत्रफल के मात्र 4% भाग ही गोचर एवं चरगाह के रूप में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान राज्य में ऐसी ही गोचर एवं चरगाह भूमि की प्रतिशत 5 से अधिक है। विभिन्न भूमि उपयोग के क्षेत्र के नीचे दिए गए कुछ सारणी बताई गई है जो कि काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि भारत में भू उपयोगी यानी जो है भूमि उपयोगिता, क्षेत्रफल और प्रतिशत। देखिए अकृषि भूमि का क्षेत्रफल जो होता है कहा जाए तो क्षेत्रफल 212 होता है। इसकी प्रतिशत जो होती है 6.95% होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 197 है और इसकी प्रतिशत देखें तो 6.46% इसका मान रखा है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 1442 है और इसकी प्रतिशत की बात करें तो 40.64% है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है वनाच्छित भूमि, यानी जिसका जो है यहाँ पर क्षेत्रफल 679 है और इसका 22.27% इसका जो है आंकी गई है। विभिन्न पेड़ पौधे और फसल एवं उपवन जो है 37
वो है क्षेत्रफल है, और इसकी देखा जाए तो प्रतिशत जो है 1.21% है। कृषि योग्य प्रति भूमि जो है 150 है क्षेत्रफल, और इसकी जो है प्रतिशत 4.92% है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर चालू प्रति भूमि की बात करें तो 138 है, जिसकी जो है प्रतिशत 4.53% है। पुरानी प्रति भूमि की जो प्रतिशत देखा जाए तो 96 क्षेत्रफल है, और इसका 3.15% है। अस्थायी गोचर एवं चरगाह भूमि जिसका जो संख्या है 118 है, और इसका जो है प्रतिशत जो है 3.87% है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है भूमि की जो है वितरण की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और ये पॉइंट भी थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आगे का पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकते हो। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है, क्योंकि जो भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो अगर उन बच्चों को इस वीडियो की आवश्यकता होगी तो वो जरूर देखेंगे, और जिनको नहीं देखना है वो इग्नोर करेंगे। लेकिन आपने अपना कार्य किया, आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प किया, इसलिए सदैव त्रिपाण स्टडी सेंटर आपका आभारी रहेगा। ठीक है, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं कीजिएगा कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो आपको जो है यूट्यूब रिसर्च से नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जब भी यूट्यूब पर रिसर्च कीजिएगा दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर शायद नज़र भी ना आए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो है यूट्यूब पे इसका लिंक जो है मिल जाएगा, जहाँ पर सभी वीडियो उपलब्ध है। साथ में आपके लिए त्रिपाण सेंटर ने जो है प्लेलिस्ट का भी प्रावधान किया है, जिसमें आपको सभी वीडियो जो है बहुत ही सुचारू रूप से प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप सिलेबस के अंतर्गत देखें, चाहे आप जो है क्लास के अंतर्गत देखें, यहाँ पर जो होगा 8th क्लास से लेके MA तक बच्चों के लिए हर एक वीडियो जो है सुचारू रूप से उपलब्ध होगा।